सर अटेंडेंस अभी हो रही है क्या, या एंड में लेंगे? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी अटेंडेंस हुई नहीं है। अभी अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर लेते हैं। और मेरी इजाज़ कह रहे हैं कि सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते। मतलब आप कह रहे हैं कि आज की लैब का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए। आज की वैसे जो लैब है ना, वो बहुत ही छोटी सी लैब है, सिर्फ इसमें 2 टॉपिक्स है। वो कवर करके आज जल्दी ही ये एंड हो जाएगी। हम इसको 12:50 पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से 1:50 तक के एंड भी हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी सी लैब है, इसको जल्दी जल्दी हम वाइंड अप करेंगे, जल्दी कवर करेंगे। 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 उसमें एग्जांपल्स हैं, बस वो देख के और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। स्मॉल सी लैब है, इसीलिए इसको मेकअप क्लास के अंदर हम कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अच्छा, पहले आप लोगों की अटेंडेंस देख लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, ये आज की लैब की अटेंडेंस आप लोगों की कंडक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अदील, नुमान यूसुफजई। प्रेजेंट सर। नुमानी सुजई। ठीक है, इजाजुल हक। प्रेजेंट सर। ठीक है, शाहमीर। जी, शाहमीर। सुहेल सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद उसामा नदीम। उबैद खान। प्रेजेंट सर। सर ये बराबर में डोट लगा हुआ है, ये लास्ट क्लास के अटेंडेंस। जी। सर ये लास्ट क्लास में हम थे, हमने आपको बोला भी था, लेकिन आपने अभी भी नहीं लगाई थी सर आप। उबैद खान आपकी जी। जो फ्राइडे को लैब हुई है। जी सर, उसमें हमने ये आपको मैसेज भी करे थे। अटेंडेंस के दौरान आपने किया था या चैट जी में आपने सर। लिखा था? सर हमने जब ही करा था, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था आपका। नहीं, कहाँ कहाँ आपने किया था? सर चैट में आप कहा था अटेंडेंस। या अटेंडेंस के ड्यूरेशन में आपने बोला था? सर अटेंडेंस जैसी हो रही थी, हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके 2 मिनट बाद फौरन आ गए थे हम। ठीक है, फिर तो पूरी आप। क्लास हाँ। पूरी क्लास ली थी, फिर हमने आपने एक 1:30 बजे के टाइम में पूरी लैब खत्म कर दी थी आपने। हाँ। वाइंड अप हो गई थी, हमने ठीक पूरी है। क्लास ली थी उसमें।
तो आपने उसमें चैट के अंदर ही कहीं अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई थी? सर हमने बोला था लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया था। हमने 3 से 4 बार दफा बोला था। कहाँ चैट में बोला था आपने या वैसे मैनुअली बोला था? चैट मेरे में। ख्याल से तो जिन्होंने चैट में बोला हुआ था उनकी अटेंडेंस मार्क हुई भी होगी। अगर आपकी यहाँ पे मार्क नहीं भी, आप अपने एलएमएस पे चेक कर लीजिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने चैट के अंदर मार्क किया होता है उनकी तो मार्क हो जाती है। तो आप चेक कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, मोनिस सिकंदर। जी, मोनिस सिकंदर। मोहम्मद हसन। मोहम्मद शाहजेब। जी, मोहम्मद शाहजेब। मानिक महफूज। जी, मानिक महफूज। सर। मोहम्मद महद। मोहम्मद महद वसीम। कामरान अंजुम। मनाहिल। वसीम महमूद। प्रेजेंट सर। इसरा रज़ाक। प्रेजेंट सर। ठीक है। एसएम अहमद शहाब। प्रेजेंट सर। ठीक है। अफरा खालिद। अच्छा। सुंदल सलाहुद्दीन। समीर फैयाज। प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल रहमान। अच्छा, सैयद माजिया। यस सर प्रेजेंट। ठीक है। इंशा बारी। प्रेजेंट सर। ठीक है। शहरोज शफीक। प्रेजेंट सर। ठीक है। यासिर अहमद। प्रेजेंट सर। ठीक है। हाफिज हम्माद हसन। प्रेजेंट सर। सर पिछली भी आपने नहीं लगाई हुई, याद है हमें। आप लेट क्लास हमने ज्वाइन की थी तो आपको बोला था, आपने बोला था ठीक है एंड में लगवा लेना, लेकिन आपने क्लास ऑफ कर दी थी, फिर खत्म करवा के याद नहीं रहा था हमें। चैट में आपने कहीं भी मार्क नहीं करवाई थी? सर जी। चैट में नहीं बोला था, माइक पे बोला था। आपने बोला था कि चैट पे नाम लिख दें, मैं लगा दूंगा, लेकिन आपने नहीं लगाई। नहीं तो चैट में आपने नाम लिख दिया था? मेरे साथ एक दो बच्चों ने और भी बोला था। नहीं तो सर मेरे चैट में साथ आपने भी नाम लिख सेम दिया सर। था? चैट में अगर आपने प्रेजेंट लिख दिया था आफ्टर दी अटेंडेंस, अगर सर अटेंडेंस जिस मुझे टाइम आवाज कॉल हो कट रही कट है, के आ रही है। अटेंडेंस अगर जिस टाइम आपकी कॉल हो रही है उसके बाद भी अगर आपने चैट के अंदर नाम लिख दिया था तो फिर आपकी मार्क हो गई होगी अटेंडेंस, और अगर नहीं लिखा तो फिर नहीं। नहीं सर, जिस वक्त चैट हो रही थी उस वक्त हम लास्ट क्लास खत्म नहीं हुई थी हमारी। हमने फिर लास्ट क्लास खत्म होने के बाद लेट ज्वाइन किया था। आप उस वक्त पढ़ा रहे थे, अटेंडेंस शायद ले चुके थे आप। तो मैंने आपको बोला था सर अटेंडेंस ले ली। उन्होंने बोला जिन जिन की नहीं लगी अटेंडेंस वो प्रेजेंट लिख के मतलब मैसेज कर दें चैट में। तो मैंने मेरे साथ दो लड़कों ने और भी की थी। ठीक है, तो तो आपने आपने चैट में नहीं मार्क कर लगाई दी हुई, थी? अभी मैंने देखा। आप कह रहे हैं आपने चैट में मार्क कर दी जी थी? मार्क कर दी थी। चलिए अभी देख लेते जी हैं, चेक कर नाम लेते लिखा हैं, था। कोई इशू नहीं है। अच्छा। तैमूर तनीम। ठीक। जी, तैमूर तनीम। ये हो गई। अच्छा। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें सर, शाहजेब बट अच्छा, रिकॉल नहीं किया आपने। ये आप उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होंगे,
चने खैर अभी लगा देते हैं। सर मेरी भी लगा दी, 0.06। सर 10314। अच्छा, और कौन है? 107। सर महाद वसीम का नेट इशू है, वो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आज की लैब देख लेते हैं। आज की बड़ी इजी सी लैब है, छोटी लैब है, इसमें दो ही सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें आज हम देख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स क्या है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, आप लोगों ने जैसे देखा होगा, एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है कि हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड की, डॉट डेटा सेगमेंट है, फिर कोड सेगमेंट है, और कोड के बाद एक मेन प्रोसीजर है। ठीक है, ये हमारे पास इरवाइन का एक बिल्ट इन प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं मेन प्रोसीजर। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर C++ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आप इंटीजर मेन करते हैं, तो वो एक मेन प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप कोई भी अपने फंक्शंस लिख सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली लिख के उसको मेन के अंदर कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन प्रोसीजर वाला काम कर रहे होते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लिखते हैं मेन और आगे उसका लिखते हैं प्रॉक। ठीक है, प्रॉक से क्या मतलब है, प्रोसीजर, और उसको हमें उसके अंदर कोई भी एक, तो ये मेन की हेडिंग होती है, ठीक है, प्रोसीजर की, के मेन प्रोसीजर, और फिर उसके नीचे प्रोसीजर की बॉडी होती है जिसमें हम कोई भी अपना लाइन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसको एग्जिट करना होता है। एग्जिट किया, एग्जिट के बाद हम क्या करते हैं, मेन एंड प्रोसीजर, यानी कि अब जिस जो हमने नाम से बनाया है, मेन नाम से बनाया है ना प्रोसीजर, हम क्या करते हैं, मेन और फिर एंड प्रोसीजर। तो ये इसका सिंटेक्स होता है प्रोसीजर को लिखने का, जो हमारे पास मेन प्रोसीजर प्री डिफाइंड है। अब हम चाहें तो प्री डिफाइंड मेन प्रोसीजर को छोड़ के अपना भी इरवाइन के अंदर एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्रोसीजर को हम डॉट कोड सेगमेंट के अंदर, यहाँ मेन से पहले और कोड के बाद, यहाँ पे हम इनिशियलाइज कराते हैं। उसके अंदर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन चाहे वो हम लिख सकते हैं। अब होगा क्या, जो भी हमने प्रोसीजर किसी भी नेम से क्रिएट किया है, उसको हम मेन प्रोसीजर में जहाँ पर भी चाहें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी किया होगा कि एक दफ़ा प्रोसीजर आपने क्रिएट कर लिया, एक दफ़ा जब आपने उसको बिल्ड कर दिया तो वो प्रोसीजर बिल्ड हो गया। अब उसके अंदर सिर्फ आप वैल्यूज डालेंगे और कंपाइलर उनको कंपाइल करके आपको आउटपुट हमेशा शो करेगा। उससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बचेगी, आपका टाइम भी कम यूज होगा। आपको हर दफ़ा एक ही कोड बार बार इनिशियलाइज नहीं, कहीं ऐड का कोड है, एडिशन का, तो आपको हर दफ़ा सेम कोड नहीं देना होगा, आपको सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट देते जाएं और सेम प्रोसीजर अपना कॉल करते जाएं। तो अब हम इसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रिएट करें। आपका लैब मैनुअल ये कह रहा है असेंबली प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स और सब रूटीन्स, इसको सब रूटीन्स भी कह रहे होते हैं हम, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन असेंबली लैंग्वेज एज द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स टेंड टू बी लार्ज इन साइज, यानी कि ये बहुत लंबे लार्ज इन साइज भी होते हैं क्योंकि आप एक एक इंस्ट्रक्शन मूव कर करके दे रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो एडवांस हैं या हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे आपका कोड छोटा होता चले जाता है। जैसे अब आप बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जैसे पाइथन पे जाएंगे तो वहाँ एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर इतना सारा काम हो रहा होता है जो हमारे पूरे असेंबली लैंग्वेज के 20-25 लाइन ऑफ कोड के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होता है, बहुत लार्ज इन साइज होता है, तो इसलिए हम प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक दफ़ा इनिशियलाइज करा दें अपना प्रोसीजर
और फिर वो उसको हम मल्टीपल टाइम उसके सिर्फ नेम के साथ उसको कॉल कराते जाएं। अब यहाँ क्या लिखा है कि प्रोसीजर्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम, ठीक है, हर प्रोसीजर सर का हम कोई इसमें ना कर कोई देते हैं नेम कि होता है जी। जिस तरह एकदम हमने एक क्लास बना दी और उसको फिर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करवाते रहते हैं, उस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ उसका उसकी इंस्टेंस यानी कि उसका नेम देना है और आप उसको कॉल करा सकते हैं, और हर दफ़ा आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं एक ही सेट ऑफ कोड के साथ, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसके अंदर क्या है, अब हमारे पास इसका ये बताया हुआ है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ लिखा है कि प्रोसीजर्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम, ठीक है, जैसे किसी भी फंक्शन का एक नेम होता है, किसी भी आइडेंटिफायर का नेम होता है, तो एक प्रोसीजर का भी नेम होता है। फॉलोइंग दिस नेम द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड, जैसे कि यहाँ पे प्रोसीजर का नेम आपने दिया, कॉलन दिया, ठीक है। फिर प्रोसीजर की बॉडी, बॉडी में क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कॉल कराना चाह रहे हैं, जो परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, वो आप एक ही दफ़ा प्रोसीजर की बॉडी में डिफाइन कर दें, ठीक है। द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर इज डिस्क्राइब विच परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड जॉब, ठीक है, वो एक जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगे उस जॉब को फुलफिल करेगी। एंड ऑफ द प्रोसीजर इज इंडिकेटेड बाय अ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, जब आप प्रोसीजर जहाँ पे आपकी सारी बॉडी खत्म हो गई तो आप रिटर्न करेंगे, जाहिर है कोई ना कोई आउटपुट आपने उससे जनरेट कराना है, तो उसको आप रिटर्न करेंगे RET के कीवर्ड के साथ, और फिर उसको आप, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम एंड प्रोसीजर करके उसको एंड कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर एंड करते हैं ना, मेन एंड प्रोसीजर, तो इस तरीके से उस प्रोसीजर का नाम देंगे, जैसे हमने यहाँ पे अगर ये प्रोसीजर नेम लिखा है ना, तो प्रोसीजर नेम और ENDP यानी कि एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मेन प्रोसीजर खोल के और उसके अंदर कहीं भी कॉल करवाएंगे तो वो आपका वर्किंग करेगा। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे लैब में ये भी दिया हुआ है कि द प्रोसीजर इज कॉल्ड फ्रॉम एन अदर फंक्शन यूजिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन। अगर आपको इस प्रोसीजर को कहीं पे भी कॉल करवाना है, तो आप कॉल का कीवर्ड और उसके आगे प्रोसीजर का नाम दे दें कि या कॉल, सपोज मैंने इसका नाम रखा है ABC, तो कॉल ABC, या इसका मैंने रखा है ऐड प्रोसीजर, तो कॉल ऐड प्रोसीजर। यहाँ क्या लिखा है, द कॉल इंस्ट्रक्शन शुड हैव द नेम ऑफ द कॉल प्रोसीजर एज एन आर्ग्यूमेंट एज शोन बिलो, यानी कि इस तरीके से एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, और यहाँ पे आपको कहा है कि दी कॉल प्रोसीजर रिटर्न्स द कंट्रोल टू द कॉलिंग प्रोसीजर बाय यूजिंग रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको देता है। यहाँ पे भी आपको एक रफ एग्जांपल गिवन है, इसको हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पे रन करके देखें, तो यहाँ हो क्या रहा है, ये देखिए, यहाँ कोड सेगमेंट के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन, यानी कि प्रोसीजर का नेम हमने रख दिया एडिशन, और आगे लिख दिया प्रॉक, यानी कि जैसे हम मेन प्रॉक करते हैं वैसे एडिशन प्रॉक, एडिशन प्रोसीजर, उसके अंदर उसकी ये उसका नेम आ गया, जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ था सिंटेक्स में, प्रोसीजर नेम। फिर आपके पास क्या चीज़ आती है, प्रोसीजर की बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर हम सबट्रैक्ट जो भी हम चाहें इंस्ट्रक्शन, हम कोई लूप कराना चाह रहे हैं, स्टैक कराना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं हम वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें क्या किया है, सिंपल ऐड EAX, EBX। अब यहाँ पे कहीं पे भी EAX EBX अभी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके हम मेन प्रोसीजर में EAX और EBX की वैल्यूज़ को देंगे, ठीक है। ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसका नेम हो गया हेडिंग, ये इसकी बॉडी हो गई ऐड EAX, EBX, और रिटर्न, रिटर्न के कीवर्ड से जो भी EAX रजिस्टर में आया होगा ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे मेन एंड पॉइंट एंड प्रोसीजर करते हैं, वैसे यहाँ पे एडिशन एंड प्रोसीजर, यहाँ पे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग, ये एंड, ये रिटर्न, और ये प्रोसीजर की बॉडी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेन प्रोसीजर में को हमने स्टार्ट किया, हमने क्या किया, मूव EAX, 4, EAX में 4 आ गया, मूव EBX, 3, EBX में 3 आ गया, और फिर हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि इसको हम कॉल के नेम से कॉल करते हैं,
तो कॉल का हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कॉल एडिशन, एडिशन को हमने कॉल किया, इसको कॉल कर दिया। अब EAX, 4 और EBX, 3 हमारे प्रोसीजर एडिशन के अंदर चला जाएगा जब इसको कॉल करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐड EAX, EBX, यानी कि 4, 3 ऐड हो गए और रिटर्न क्या होगा फिर 7। यहाँ पे हमने कॉल राइट डेसिमल किया, 7 आउटपुट आएगा और लाइन ब्रेक। अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे, ये देखिए हमारे पास 7 आ गया। इसी तरीके से आप इसको ऐड की बजाय सब कर दें, आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर को क्रिएट करके उसको किसी भी जगह पे रन करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बस आपने याद ये रखना है कि आपने मेन प्रोसीजर से पहले इसको इनिशियलाइज करवा दिया कोड सेगमेंट के अंदर, डेटा सेगमेंट में नहीं करना है। डेटा में आप जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोसीजर्स को डिफाइन करने का एक सिंटेक्स है, इसका एक तरीका है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी इसकी गिवन आपके मैनुअल के अंदर, ठीक है। इसको आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे के प्रोसीजर को रन कर सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, सेकेंड चीज़ आ रही है नेस्टेड प्रोसीजर। तो नेस्टेड प्रोसीजर क्या कर रहा होता है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी गिवन है कि यहाँ पे एक मेन प्रोसीजर है, ठीक है। उस मेन प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे आपको क्या क्या हुआ है, कॉल sub1, यानी कि आप ये भी हो सकता है कि आप प्रोसीजर क्रिएट करने से पहले ही उसको कॉल करवा दें। तो होगा क्या, मेन प्रोसीजर ओपन होगा, कॉल sub1, यहाँ पे sub1 आएगा तो एग्जिट होने से पहले पहले ही sub1 के ऊपर ये शिफ्ट होगा। पूरे ये आपके कोड के अंदर दिखेगा sub1 का है, sub1 प्रोसीजर के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, नेस्टेड। जैसे आप नेस्टेड लूप क्रिएट करते हैं वैसे ही नेस्टेड प्रोसीजर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा जैसे हमने वाइल लूप्स के अंदर नेस्टेड किया था, इस तरीके से आप प्रोसीजर्स में भी नेस्टेड क्रिएट कर सकते हैं कि एक प्रोसीजर के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा, इस तरीके से। फिर यहाँ पे ये काम आप मेन प्रोसीजर के बाद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, कॉल sub1 के अंदर ये आपको सिर्फ जाहिर है ये चीज़ रन नहीं करेगी, ये कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगी, ये आपको इसका सिंटेक्स बताने के लिए दिया हुआ है। अब आप कॉल sub1 से क्या होगा, यहाँ sub1 कॉल हुआ, यहाँ पे नीचे गए तो उसने कॉल sub2 कर दिया, कॉल sub2 हुआ तो sub2 क्या कह रहा है, कॉल sub3, कॉल sub3 के ऊपर गए तो उसने कर दिया रिटर्न, रिटर्न से ये वापस यहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पे जब जाएगा पिछले प्रोसीजर में तो फिर ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे वापस ऊपर जाएगा रिटर्न करने के बाद और यहाँ से ये एग्जिट कर देगा। तो ये तीनों आपके पास सब रूटीन्स कॉल हो जाएंगी। इसको हम नेस्टेड प्रोसीजर कॉल कह रहे होते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, बाय द टाइम sub3 इज कॉल्ड द स्टैक कंटेन्स ऑल 3 रिटर्न एड्रेसेस, यानी कि जब तक के sub3 पे आप जाते हैं तो उसके पास पिछले सारे सबके एड्रेसेस आ चुके होते हैं और उनको वो बारी बारी रिटर्न करता जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या चीज़ गिवन है, इसके बाद आपके पास गिवन है एक एग्जांपल जो कि नेस्टेड आपको लूप की प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि रिमेंबर द नेस्टेड लूप वी क्रिएटेड, इट्स इजी टू पुश द आउटर लूप काउंटर बिफोर एंटरिंग द इनर लूप, यानी कि हम जब इनर लूप के अंदर एंटर होने से पहले ही आउटर लूप को के अंदर कोई ना कोई चीज़ पुश करवा रहे हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। उसकी भी एक एग्जांपल गिवन है, इसको हम रन करते हैं। फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो कमेंट्स हैं वो आपको वेल डिफाइंड कमेंट्स हैं, ये आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं हर लाइन के अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मूव ECX को 100 रख दिया है,
सेट आउटर लूप यानी कि जो सबसे आउटर लूप है यानी कि L1, इसको क्या किया है, अब ये भी नेस्टेड लूप के ऊपर काम हो रहा है। नेस्टेड लूप के अंदर किस तरह काम हो रहा है कि ECX को 100, अगर मैं इसको चले 100 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 5 और इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे क्या है, मूव ECX, 5 यानी कि आउटर लूप जो L1 है, ये कहाँ पे जाए, ये दूसरी इसका एंड कहाँ हो रहा है, ये लूप L1, ये यहाँ पे कॉल, मतलब कि ये पूरी इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शंस L1 के अंडर आ रहे हैं। और ये कितनी दफ़ा कॉल होगा, ये 5 टाइम्स होगा। फिर यहाँ पे क्या है, L1 के अंदर एंटर होते ही पुश ECX, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बिगिन दी आउटर लूप, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव आउटर लूप काउंट, यानी कि आउटर लूप काउंट को हमने एक स्टैक के अंदर सेव करा दिया, यानी कि पुश ECX, ये इसकी ECX को, ताकि आगे जाके जब हम ECX यूज़ करें तो हमारा ये इसका काउंट मिस ना हो जाए। तो हमने पुश कर दिया ECX को, सेव आउटर लूप काउंट, हमारे स्टैक में 5 आ गया। अब हमने क्या किया, मूव ECX, 2, यानी कि अब यहाँ पे सेट इनर लूप, आउटर के बाद एक नेस्टेड इनर लूप भी आ गया। ये एक कोई चीज़ आपको रिटर्न नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे आपको एक नेस्टेड लूप का सिंटेक्स या नेस्टेड प्रोसीजर का सिंटेक्स बताया हुआ है, इसको आप एज अ प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये मूव ECX, 2, यानी कि ये वाला जो लूप है L2 जो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इसमें 2 सिर्फ कमेंट्स गिवे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई चीज़ इनपुट करवा सकते हैं, कोई स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ आप चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 टाइम्स रन होगा, इसकी एक पहली आइट्रेशन में ये 2 टाइम्स रन होगा, ठीक है। और जैसे ही ये ECX 0 होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और पॉप ECX। अब पॉप ECX कैसे, अब हमारे स्टैक में क्या था 5, तो अब ECX की वैल्यू ज़ाहिर है चेंज हो चुकी है, 0 हो चुकी है इसको लूप को रन करने के बाद। तो फिर हम जो हमने आउटर लूप की वैल्यू स्टैक में इनपुट की थी, पुश करवाई थी यहाँ से, उसको हम दोबारा पॉप करेंगे ECX के अंदर, जो ECX में 0 रखा था वो वापस 5 हो जाएगा। फिर लूप L1 के ऊपर जाएंगे, फिर ये यहाँ पे वर्किंग करेगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपके पास जैसे ही ये लूप यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये जो पॉप ECX हमने 5 किया, लूप ब्रेक हुआ तो ये 5 क्या हो गया 4, अब ये वापस यहाँ जाएगा, फिर ये एक दफ़ा रन होगा और इसकी सेकेंड आइट्रेशन में फिर ये 2 दफ़ा रन होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो लूप L1 जो है वो 5 टाइम्स रन हो रहा है और L2 जो है वो 10 टाइम्स रन हो रहा है। 10 टाइम्स कैसे कि इसकी हर आइट्रेशन पे ये 2 दफ़ा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो आउटर लूप है या आउटर प्रोसीजर है उसकी काउंट, उसके जो काउंट है उसको स्टैक के अंदर स्टोर करवा दें और हर आइट्रेशन एंड होने से पहले, हर पहले लूप की सबसे एंड लूप L1 कॉल होने से पहले ही आप उसको पॉप करवा दें, ताकि फिर वो माइनस माइनस होकर दोबारा से रन हो। तो ये चीज़, ये तरीका जो है इम्प्लीमेंट करने का है नेस्टेड प्रोसीजर को, ठीक है। नेस्टेड प्रोसीजर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ही कॉन्सेप्ट्स थे आपकी आज की लैब के अंदर। एक था असेंबली लैंग्वेज के प्रोसीजर को आप किस तरह क्रिएट करते हैं, इसको समझना कि आपके पास प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर बॉडी, रिटर्न स्टेटमेंट और चौथी चीज़ क्या है, आपने एंड करना है प्रोसीजर को, ठीक है। और उस प्रोसीजर को आप जहाँ पर भी चाहें डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमने ECX की, अगर पिछले वाले इसमें जाए हम, तो यहाँ पे हमने जब एडिशन को कॉल किया तो EAX और EBX की वैल्यू हमने डिफरेंट रखी थी। और अगर हम चाहें तो जब बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड के बाद हम दोबारा से इस एडिशन को कॉल कराने से पहले EAX की वैल्यू कुछ भी 100 रख दें, EBX की 3 रख दें, तो वो हम हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इस एडिशन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट दे रहा होता है प्रोसीजर, आपको हर दफ़ा अलग अलग से लाइन ऑफ, अब यहाँ पे तो हमने एक लाइन ऑफ कोड के ऊपर यानी कि एडिशन सिर्फ परफॉर्म हो रही है। अगर मुझे ऐसा करना है कि एडिशन हो, फिर सब्ट्रैक्शन हो, फिर या फिर स्टैक मेमोरी इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम पुश यूज़ हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम 20 टाइम्स उसमें पॉप हो रहा है, 20 टाइम्स पुश हो रहा है, फिर एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, और वो वही सारी चीज़ें डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मुझे बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर रन करवानी है। तो मैं क्या बार बार उनको लिखूंगा? नहीं, मैं उसका एक प्रोसीजर बना के अपने पास रख लूँगा और जब चाहूँ उस
प्रोसीजर को या उस सब रूटीन को मैं अपने मेन प्रोसीजर के अंदर कॉल करवा दूंगा डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो मुझे बार बार उस लंबे लंबे कोड को लिखना नहीं